हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन यानी मेज़रमेंट। मापन से हमारा अर्थ किसी निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम या उसकी मात्रा निकालना वो मापन कहते हैं। जैसे हम किसी रेखा की लंबाई निकालना, किसी विषय में उसे कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, उसकी स्पीड क्या है, उसके लिखने की स्पीड क्या है, उसके याद करने की स्पीड क्या है, उसकी बुद्धि का आईक्यू लेवल क्या है, तो उसे किस अंक देना, ग्रेड देना या मात्रा आदि प्रदान करना शैक्षिक मापन कहलाता है। तो मापन उसे कहते हैं। मापन में हम किन्हीं वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं, यानी कि नंबरिंग करने को हम मापन कहते हैं। और मापन को दो प्रकार है मापन के। जैसे हम मानसिक मापन, भौतिक मापन लेते हैं। मानसिक मापन में हम जैसे बुद्धि, रुचि, योग्यता, सृजनात्मकता, समायोजन, कुसमायोजन, प्रतिभाशाली आदि का हम मापन करते हैं। ये मानसिक मापन कहलाता है। और दूसरा होता है जो भौतिक मापन। भौतिक मापन में हम किसी से लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि भौतिक चीज़ों का हम मापन करने को हम भौतिक मापन कहते हैं। और अब है मापन के आवश्यक तत्व। तो मापन के 3 आवश्यक तत्व है। पहला है गुणों को पहचानना, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसके मापने से पूर्व हम उसके पहले उसके गुणों को जानते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई कितनी है, इसकी शारीरिक लंबाई कितनी है, इसका शरीर का तापक्रम कितना है, बालक की आईक्यू लेवल क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, उसकी रुचि कितनी है आदि इन चीज़ों को, इनके गुणों को नापने को हम मापन की ये पहली प्रक्रिया होती है। फिर दूसरी होती है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। हमने जैसे किसी अब कमरे की लंबाई तो ली है, पहले हमने गुणों को पहचाना। तो कमरे की लंबाई कितनी है, कितने मीटर है, या इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, उसको मापना। फिर शारीरिक तापक्रम हमने लिया तो उसका तापक्रम कितना था, शरीर का तापमान 98.4 था या ज़्यादा था या कम था, और ये बालक की हमने बुद्धि को मापा। तो हमने बुद्धि को हमने किस लेवल से नापा, बीने साइमन का लिया, क्या लिया, उसमें उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 140 से ऊपर आई तो हम उसे बोले प्रतिभाशाली। ऐसे तो इन अंकों को अभिव्यक्त करने की संख्या को निश्चित करना। फिर तीसरा है गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना। अब हमने सब ये ले तो लिया है, फिर इसको हमको ये बताना है कितने आए या इसका कितना रहा, ये सभी कुछ इसको मात्रांकित रूप में अंकित करना ही मापन कहलाता है। मापन एक संकुचित शब्द होता है, इसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता। किसी एक चीज़ के बारे में ही उसका आंकिक मूल्य निर्धारण करना मापन कहलाता है। अब हम दूसरा ले रहे हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्द अपने आप में बहुत ही विस्तृत शब्द होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे मूल्य और अंकन, मतलब उसके मूल्यों का अंकन करना, विद्यार्थियों के गुण दोषों की व्याख्या करना, उसका अंकन करना। कि छात्र ने जैसे अपने शैक्षिक उपलब्धि का भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि सभी गुणों का हम मूल्यांकन करते हैं। और जो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वह निरंतर चलने वाली होती है।
यह कभी भी रुकती नहीं है और मूल्यांकन का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग होता है। मूल्यांकन सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य का करते हैं। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर भी अपने कार्य का मूल्यांकन करता है, एक माली करता है, एक शिक्षक करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मूल्यांकन अपने अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। NCERT की दिल्ली की पुस्तक के अनुसार भी 3 बातें बताई गई है कि मूल्यांकन में शिक्षण की उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, मतलब कि और टीचर ने जो पढ़ाया है उन बच्चों तक कितना पहुंचा है। तो हम शैक्षिक क्षेत्र में भी मूल्यांकन करते हैं और व्यवहारिक क्षेत्र में भी इसका करते हैं। और मूल्यांकन का क्षेत्र मैंने बताया बहुत ही व्यापक होता है। इसमें सबसे पहले हम जैसे ज्ञान को लेते हैं कि हम मूल्यांकन कि एक विद्यार्थी ने अपनी जो कंटेंट है, विषय वस्तु पे उसका ज्ञान कितना अर्जित किया है, उसने सिर्फ उसको प्रत्यास्मरण ही किया है या उसने उसको कुछ पहचाना है, ये सभी हम बातों का हम अध्ययन करते हैं। फिर हम दूसरा उसके करते हैं, हम बोध स्तर का करते हैं उसका मूल्यांकन कि छात्र ने जो सीखी हुई है वह उसने कितनी सीमा तक सीखा है, वह उसमें अंतर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तुलना कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वर्गीकरण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। फिर छात्रों ने कितनी सूचनाओं का संकलन किया है और फिर छात्र की कुशलता का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं मूल्यांकन में कि वह इसने कितना सीखा है, वह उसका सहसंबंध स्थापित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अन्य विषयों के साथ। और फिर है कि अब उसने ये प्रवृत्तियाँ, अब उसने ये अब सीखा है अपने लेसन प्लान में, तो उसके प्रति उसकी क्या रुचि जागृत हुई है, क्या अभिवृत्ति उसकी जागृत हुई है। हम मूल्यांकन में उसकी बुद्धि का भी मापन करते हैं कि छात्र का बुद्धि लेवल क्या, IQ लेवल क्या है, वो उसे कितने समय तक याद रखता है या उसे भुला पा रहा है या अधिक समय तक वो अपने दिमाग में स्थिर रख पा रहा है। और फिर मूल्यांकन के द्वारा हमें छात्रों की योग्यताओं का भी पता चलता है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य, उनकी त्रुटियां आदि के द्वारा मूल्यांकन से हमें उसका पता चलता है। अब मापन और मूल्यांकन, अब हमने ये दोनों पढ़ा, मापन और मूल्यांकन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, हम देखते तो हमें दोनों में एक समान ही दिखाई देते हैं। तो मापन तो केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि की मात्रा और स्तर निर्धारित ही करता है। मापन का संबंध केवल शिक्षार्थी के संबंध में जानकारी कराता है और उसके मूल्यों उसके अंकन देता है। मूल्यांकन पे मापन के साथ मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं कि मापन में तो सिर्फ उसको नंबरिंग ही दी जाती है, बल्कि मूल्यांकन में उसके मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं। और इस प्रकार मापन जो होता है मूल्यांकन का ही एक अंग होता है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों की उपलब्धि का संख्यात्मक विवरण, मापन योग्यताओं की गुणात्मक विवरण तथा इन दोनों के आधार पर मूल्य निर्धारण या निर्णय लेना किया जाता है। इस प्रकार उन तथ्यों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हाउ मच, कितना मिला है, कितना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम किसी एक टाइपराइटर को कुछ टाइप करने को देते हैं तो वो 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है, मान लो उसने 50 शब्द टाइप किए हैं तो ये उसका मापन हुआ। लेकिन हम जब इसी को दूसरे व्यक्तियों के साथ भी उसकी तुलना करेंगे कि हाँ कि दूसरे व्यक्ति का इसके साथ अध्ययन किया, जैसे उसकी 50 से कम आई, ज़्यादा आई, तो वो उसका मूल्यांकन हुआ कि मतलब उसने कितना अर्जन किया है।
अब हम दोनों में अंतर पढ़ेंगे। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और ये मापन का क्षेत्र सीमित होता है और मापन व्यवहार के कुछ ही पक्षों का किया जाता है। फिर दूसरा है मूल्यांकन जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। दूसरों से तुलना की जाती है कि उसके गुण दोषों की व्याख्या करना और एक सीखना, एक जैसे क्या है कि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, तो मूल्यांकन भी इसके साथ होता रहता है। व्यक्ति जैसे जैसे सीखता है उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन भी होता रहता है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मापन सतत प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि ये मूल्यांकन का ही एक अंग होती है। ये मूल्यांकन के साथ साथ चलती रहती है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। मतलब ये व्यक्ति गुण दोष, अच्छाई बुराई, बुद्धि लेवल, IQ लेवल ज़्यादा है या कम, मतलब ये सभी के बारे में बताता है। और परिमाण मतलब उसका किस स्तर तक है उसके बारे में बताता है। मापन केवल संख्यात्मकता ही बताता है, मतलब इसने इतना ही अर्जन किया है, वह दूसरों के साथ वो बता नहीं सकता है। मूल्यांकन में मापन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व अर्थापन किया जाता है। मूल्यांकन में क्या होता है, पहले आपने मापन किया, मापन में जो आंकड़े आए उसी का हमने विश्लेषण किया, मतलब उसको बांटा, ये कहाँ से आए, कैसे आए, और इसका अर्थ निकाला। फिर है मूल्यांकन द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है और मापन के द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। मतलब मूल्यांकन करके हम छात्रों की समस्याओं का निदान लगा सकते हैं। पहले हम उनका निदान लगा सकते हैं छात्रों को कौन सी समस्या है, फिर उन समस्या आइए उनका हम निराकरण या उसका उपचारात्मक कैसे कर सकते हैं, यह मूल्यांकन द्वारा ही संभव होता है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है, मापन एक साधन है, अपने आप में एक साध्य नहीं है। मतलब कि मापन तो सिर्फ एक साधन है। हम किस में माप रहे हैं, उसका मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, डिग्री में, किस में नाप रहे हैं। जबकि मूल्यांकन तो अंकों के साथ साथ उसके गुण दोषों के बारे में भी बताता है। फिर मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना होता है और मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण होता है। मतलब मापन में तो हमने केवल साक्ष्यों का, मतलब जो डेटा वगैरह थे उनको कलेक्ट ही किया, जबकि मूल्यांकन में हम उनका विश्लेषण करेंगे कि कहाँ से आए, कैसे आए, इनको कितने भागों के बांटेंगे और फिर इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इससे का क्या रिजल्ट रहा है। हमने जैसे किसी विद्यार्थी की का बुद्धि मापन के लिए साक्ष्य एकत्रित किए, तो फिर मूल्यांकन में उसका विश्लेषण और निष्कर्ष भी होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं। मतलब उनको नंबरिंग भी दी जाती है और उनको गुणों को भी बताया जाता है, A+, B+ आदि। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और मापन किसी भी समय किया जा सकता है। फिर मूल्यांकन में वस्तु का मूल्य क्या है, इसका उत्तर दिया जाता है और मापन में वस्तु कितनी है, इसका उत्तर दिया जाता है। मतलब नंबरिंग के बारे में बताया जाता है। फिर इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, और इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुधार और परिमार्जन संभव नहीं है। मतलब मूल्यांकन से ही
हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट उसे कितना सीख रहे हैं, ये हम उसका मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो शिक्षक है, स्टूडेंट्स है और जो हमारा कंटेंट है वो कितना प्रभावशाली रह रहा है, ये इसका हम पता मूल्यांकन के द्वारा ही लगा सकते हैं। फिर मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन होता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के जैसे बुद्धि को मापा, तो मापन में तो हम केवल एक व्यक्ति की बुद्धि को माप रहे हैं, तो मूल्यांकन में हम अन्य छात्रों की बुद्धि की तुलना भी उस छात्र से करते हैं, तो उसका हमें उसकी बुद्धि का आईक्यू लेवल, उसके स्तर का पता चल जाता है कि छात्र का आईक्यू लेवल क्या है, छात्र प्रतिभाशाली है, छात्र जड़ बुद्धि का है या औसत वर्ग का है। ऐसा मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि मापन के द्वारा तो हमने केवल उसी व्यक्ति के बुद्धि का मापन करके उसका रिजल्ट उसे बता दिया था, लेकिन मूल्यांकन में हम उसकी छात्रों की बुद्धि की तुलना अन्य छात्रों की बुद्धि के साथ करते हैं और रिजल्ट बताते हैं कि ये छात्र का आईक्यू लेवल ये है, इसका कक्षा में स्तर इतना है। और नेक्स्ट मूल्यांकन की सहायता से हम ज्ञानात्मक, भाव, क्रियात्मक आदि पक्षों, तीनों ही पक्षों का हम अध्ययन कर सकते हैं, जबकि मापन में ऐसा संभव नहीं है। मूल्यांकन में तो हम ज्ञान कि छात्रों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे हुआ है, वो केवल उन्होंने स्मरण किया है या उनकी बुद्धि में है, या और उन्होंने छात्रों को के समझा है या नहीं, उन्होंने किस स्तर तक उसे समझा है या नहीं है, उसका वो विश्लेषण संश्लेषण निकाल पा रहे हैं या नहीं, या फिर क्रियात्मक उद्देश्य में जैसे छात्रों ने कितना सीखा है, वो उसे कितना अप्लाई कर पा रहे हैं और उससे छात्रों को कितने कौशल का विकास हुआ है। तो मूल्यांकन में सभी कुछ समाहित होता है, छात्र का ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, छात्र की अभिरुचि कितनी विकसित हुई है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इन सभी पक्षों का मूल्यांकन में अध्ययन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक